मैं वहाँ पे कोने में ऐसे बैठी हुई हूँ और मुझे नहाना था। मुझे मेरे पास घंटे तो वो लोग वहाँ पे शायद बैठे थे। हम 5 बजे मेकअप उतर रहा था पसीने की वजह से, और मैं इतनी घबरा भी रही थी। उस पानी तक नहीं पूछ रहा है वहाँ, मुझे कोई भी लेना देना नहीं। देखो मैं तो उनके पीछे चल रही हूँ, वो लोग जो कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं मुझे उनके साथ जाना है और रहना है। बहुए उनकी घरवाली इतनी वल्गर लैंग्वेज, इतने गंदे लोग। मैं बिल्कुल 20 साल की हूँ, 45 साल के सब लोग। और पीछे की तरफ ही एक लोकल सी होटल थी। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन द सेम डे, इसलिए आपको शायद प्रीवियस वीडियो में मेरी ड्रेस और लुक सेम ही लगेगा। मैं सेम डे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वीडियो जाएगी नेक्स्ट डे दोपहर को 1 बजे। तो गाइस मैं आगे एक और किस्सा बताना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हो गई और शादी के मंडप से जब विदाई होके ससुराल में जाते हैं, ठीक है, तो वो जो घर है ना, हमें जहाँ पे हमने रीत रिवाज किए थे, हमारी जब इंगेजमेंट हुई थी, मैं यहाँ पे फ़ोटो भी चिपकाऊंगी, ठीक है। तो वो जो रस्म जो हुई थी ना, वो जो घर में हुई थी, वो घर हमको बताया गया था कि वो उनका घर है, हम इतनी ही दूर रहने वाले, जो मैं आगे के 1-2 वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो वो ही घर है जहाँ पे ये रस्म हुई थी सगाई की, जहाँ पे वो पगले पाड़ते हैं ना, नई बहू होती है उसकी कंकु पगला होता है, तो ये रस्म हुई थी। लेकिन शादी के बाद, विदाई होने के बाद, रात को जब हम वहाँ पहुँचते हैं, सुबह की शादी थी और शाम को विदाई थी, और जहाँ पे लेके गए थे हमको, तो वो जो विदाई हुई थी, तो मुझे जहाँ पे लेके गए ना, वो बिल्कुल ही अलग सी जगह थी। जैसे कि किसी ने अलग अलग रूम बनाए हैं। कोई एक बिल्डिंग थी जहाँ वो बिल्डिंग पूरी ऐसे खाली बिल्डिंग थी, नीचे दुकानें थी, कुछ 6-8 दुकानें थी, और उस दुकान के ऊपर अलग अलग, जैसे 10x10 के या 10x12 के कुछ अलग अलग 6-7 रूम हो, वैसे कुछ 2 या 3 भी नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 2 ही होंगे। सिर्फ 2 ही रूम उन लोगों ने रेंट पे रखे थे, और शादी के बाद, विदाई के बाद मुझे वहाँ लेके गए गाइस। और मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, जैसे किसी भी लड़की नई नई है और मैं अकेली होती थी, उनके सारे लोग हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कुछ पता नहीं चलता था। तो वो जब मुझे वहाँ पे लेके गए ना, तो मतलब मई के मंथ में हमारी शादी हुई थी, और अहमदाबाद में, गुजरात में मई मंथ मतलब इतनी गर्मी होती है, और मुझे पहले से ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मेकअप, उस पे से ये ज्वेलरी, नया माहौल, मैं इतना पसीने में, और पार्लर वाली ने मेरा मेकअप इतना काला और गंदा किया था, मैंने खुद को देखा भी नहीं था। तो मैं इतनी वो स्वेट हो रही थी, मेरे मेकअप उतर रहा था पसीने की वजह से, और मैं इतनी घबरा भी रही थी, उसकी वजह से मुझे स्वेट हो रहा है। मुझे कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है वहाँ पे। सब मेरी है ना मजाक बना रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। कोई मेरे आप समझो कि मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा उनकी तरीके से लिंचिंग, मजाक, मस्ती ये सब करना शुरू किया, पर कोई पानी तक नहीं पूछा मुझे। और वो दूल्हे राजा तो गायब ही थे, पता नहीं कहाँ थे। और मैं किससे बात करूँ, मेरे ससुर से? मेरी ननद तो अपने रौब में कहीं और ही बैठी हुई है, वो मेरे सामने तक नहीं देख रही थी। और फिर वहाँ पे कुछ 1-1.5 घंटा 2 घंटा बिताने के बाद वो लोग मुझे लेके गए एक नज़दीक में ही, जहाँ पे ये रूम रखे थे, 2 या 3 रूम थे, जहाँ पे वो लोग सब सो जाते। उनकी जो बातें चल रही थी उसमें इतना सुना था मैंने कि मेरा ससुर बोल रहा है हमको तो सिर्फ 1 दिन है, हम कल खाली कर देंगे। किसी ने पूछवाया था और ये सब बातें चल रही थी, उसमें मैंने ये सुना। तो वो बातें मैं मुझे याद नहीं है, पर इतना था कि वो दूसरे दिन ही खाली करने का, कुछ 4 या 5 बजे तक खाली करना है शाम के, वैसी बात चल रही थी। तो आप समझिए कि मुझे तो वहाँ 24 घंटे भी नहीं मिले समझने के लिए कि क्या हो रहा है, किससे पूछूं। और वहाँ पे कुछ 1 घंटा 2 घंटे बिताने के बाद वो मुझे मतलब जिसके घर पे मेरे कंकु पगला हुए थे सगाई के बाद, वो उसके काका का घर था।
वो मुझे बाद में पता चला। और उनके जो मैंने अगले वीडियो में बताया है कि 7 लड़के हैं, उसमें से तीन या 4 लड़के जो है उनकी बहुएं, उनकी घरवाली, इतनी वल्गर लैंग्वेज, इतने गंदे लोग। मैं बिल्कुल 20 साल की और वो सब लोग थे कुछ 40 साल के, 45 साल के सब लोग। और सब लोग बिल्कुल नंगी और गंदी बातें करते थे, बेडरूम वाली बातें करते थे। और मुझे, मेरा घरवाला तो मेरे सामने देख भी नहीं रहा था, तो आप सोचिए कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा वो चीज़ों का। फिर उसमें से एक उनकी छोटी बहू है, वो आती है मेरे साथ, क्योंकि मैं उससे थोड़ा सा बात कर लेती थी, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, तो वो आती है और वो मुझे बोलती है कि आप चलो हमारे साथ। तो मैंने बोला कहाँ जाना है, तो बोले आप चलो तो सही। वैसे वो मुझे ले गई, मेरा घरवाला नहीं दिख रहा है, मेरा दूल्हा नहीं दिख रहा है, वो उसका पति और उसका एक और मतलब उसके पति का एक और भाई, मतलब मेरा, वो लोग देवर होते थे या जेठ होते, एक जेठ था और एक देवर होता था। जो मुझे लेने आई थी वो छोटी थी। तो वो 3 लोग आए और 1-2 और दोस्त थे जो रास्ते में से साथ में चले, वो सब मुझे लेके गए। वहाँ से सिर्फ पीछे पीछे की तरफ ही एक लोकल सी होटल थी, वहाँ पे उन लोगों ने एक रूम रखा था और वो रूम में वो दूल्हा जाके बैठ गया था। और फिर ये लोग मुझे लेके गए और वहाँ पे मुझे घबराहट होने लगी थी ना, वो फर्स्ट नाइट वाली जो बात होती है वो दिमाग में आती है, क्योंकि ये लोगों ने तो, वो नंदलाल ने, गंदा हवसखोर, उसने मेरे दिमाग में जो चीज़ भर रखी थी वो सब शुरू हो गई। देखते ही मुझे कुछ समझने में इतनी नर्वस हो गई, और मुझे बात, मैं आँख उठा के उसको देख नहीं पा रही हूँ, मैं इतनी शर्म में, इतनी शाई थी, इतनी घबराई हुई थी। और वो लोग मेरे ऊपर डबल मीनिंग जो क्रैक बना रहे हैं, उसको तो पैम्पर कर रहे हैं, मुझ पे गंदे गंदे जोक्स बन रहे थे, बातें कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। मैं वहाँ पे कोने में ऐसे बैठी हुई हूँ और मुझे नहाना था, मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर बातें बातें 1-2 घंटे तो वो लोग वहाँ पे शायद बैठे थे। हम 5 बजे सुबह निकले थे, 5 बजे मैं नहाने गई थी, उससे कुछ आधे घंटे पहले वो लोग निकले। ठीक है, ये कह के कि अब चलो हम ये लोग नहाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सुबह तो वो संजय आ रहा है मुझे पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि उनको जितना जल्दी हो सके सारी रस्में एक दिन में फटाफट, उनका तो ये था कि 2 घंटे में ही कर लो, 1 घंटे में ही कर लो। अगर वो हो पाता तो वो लोग वो भी कर लेते, क्योंकि टाइम इतना नहीं था ना, उनको सबको खाना पीना होता है, उनका सबका आराम का होता है, तो नहीं किया, वरना वो लोग 1 घंटे में भी निपटा लेते। फिर वो लोग गए कुछ आधे घंटे पहले, और उसके बाद मेरी धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने उसके सामने देख भी नहीं सकती थी, मैं इतना शर्म ऐसे पसीना पसीना हो रही थी। फिर मैंने फिर भी थोड़ा हिम्मत करके बोला कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ड्रेस चेंज करना है और मुझे नहाना है। तो फिर उसने बोला कि अच्छा, तो कपड़े और वो सब, तो मैंने जो एक छोटी सी बैग ली थी साथ में, जिसमें एक ड्रेस था और एक वो नाइट सूट था, ठीक है, ऐसा ही ब्लू कलर का शाटिन का शर्ट और पैंट फुल, ऐसा एक मैंने नॉर्मल सा नाइट सूट अलग से रखा था। वो मैंने बोला उनको कि वो जहाँ पे रूम पे ले गए थे वहाँ रह गया है। फिर उसने मंगवा के दिया और मैं नहाने के लिए गई बाथरूम में। मैंने खुद को, गाइस मैं इतनी घबराई हुई थी, मैंने खुद को अंदर लॉक करके रखा। कपड़े तो मंगवा लिए पर मैंने और कोई चीज़ नहीं मंगाई, जैसे साबुन शैम्पू कुछ नहीं। बाल में हेयर स्प्रे था, वो बाल ऐसे जम गए थे लकड़े के जैसे, और वो सब। तो मैं आधे घंटे तो अंदर बैठ के रोई, घबराई, ऐसे सब कुछ। फिर 5 बजे उसने नॉक किया, मैं बाहर आई, पानी डाल के नहा के कैसे भी करके चेंज करके मैं बाहर आई। और फिर मुझे बोल रहा है कि आपको अभी जाना है। मैं साड़ी पहन के, साड़ी भी थी उसमें, मैंने साड़ी पहनी और मैं तैयार हुई, जैसे तैसे तैयार हो गई। और फिर वो लोगों ने वो रस्म, संजय मुझे आया और मुझे अपने घर पे ले गया, पग फेरे की रस्म हो गई करके, मुझे आधे घंटे में वो वापस भी छोड़ गया। फिर मेरे ससुर की बात है, यहाँ आता है कि वो लोगों को 4 या 5 बजे रूम खाली करना था ना गाइस, उसकी मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। देखो मैं तो उनके पीछे चल रही हूँ, वो लोग जो कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, मुझे उनके साथ
जाना है और रहना है। तो वो लोगों ने सब कुछ पैक किया और लेके गए CTM 4 रास्ता पे। रैंडमली जो बसें निकलती है ना, कोई फिक्स नहीं था उनका, कुछ भी नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई बुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। रोड पे जाके हम लोग खड़े हैं, नई नई दुल्हन हूँ और मुझे वहाँ पे ले जाके रख दिया। मुझसे कोई बात तो नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ रोड पे, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, मुझे कोई क्लू नहीं था। मैं पहली बार ऐसे कहीं जा रही हूँ और मेरा दूल्हा मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ रोड पे चक्कर लगा रहा है जैसे वो कोई किंग हो कहीं का। वो एटीट्यूड्स में है। मेरा देवर भी वही एटीट्यूड में है। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननन जो है वो महारानी के एटीट्यूड में है। और मेरा ससुर जो है वो कभी मुझे ताकता है, कभी ही लीचड़ वाली हंसी देता है मुझे, मैं शर्मा के घूम जाती हूँ। और ये सब चल रहा है। उसमें एक बस आती है और वो लोग, हम सब बैठ जाते हैं अंदर। बैठने के बाद पता चलता है साथ में मेरे दूल्हे की काकी भी थी जो बेंगलोर में रहती है। शी इज़ अ कैरेलियन। तो वो भी क्या बात करती है मुझे नहीं पता था। उनके साथ एक उनकी बेटी रहती थी जो मैंने बताया था आपको अगले वीडियो में। और हम वहाँ से बैठ जाते हैं बस में और फिर वो बस से हम पहुँचते हैं मुंबई की बात भी मैंने आपको बताई है अगले वीडियो में कि वहाँ वेटिंग रूम में हमें पूरी रात बैठाया था। तब मेरी मम्मी का फ़ोन आता है। मेरे हस्बैंड का नंबर तब दिया हुआ था या मेरे ससुर का नंबर था, दोनों में से किसी एक का नंबर था। मेरा ससुर बात करता है और मुझे वो लोग बताते भी नहीं है, पर मैंने वो बात सुन ली। उनको आज तक नहीं पता है कि मैंने वो बात सुन ली, क्योंकि मैंने वो बात आई गई कर दी। मुझे तब इतना बुरा लगा था, रोना आया था, पर टाइम के साथ मैं वो चीज़ भूल गई थी। मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ कि छोटी ऐसी बातों को पकड़ के बैठूँ और रिश्ते ख़राब कर दूँ। या उस वक्त ऐसा मुझे कोई सवाल का उठाना भी चाहिए था, वो भी मुझे समझ नहीं थी। तो वो जब फ़ोन आता है तो वो फ़ोन में वो बात करते हैं, तो मुझे वो पता चला कि वो मेरी मम्मी से बात कर रहे हैं। कुछ बात से नहीं, वो मेरे दूल्हे ने मुझे बाद में बताया था 2-3 दिन के बाद। पर वो मेरा ससुर जिस तरीके से बात कर रहा था ना, वो बात थी कि जैसे सामने से कोई पूछ रहा हो तो कोई भी समझ सकता है। तो मेरा ससुर ये बोलता है बिल्कुल ही रूड, बिल्कुल ही रेसिज्म वाली टोन में मेरी मम्मी से, હવે તમે ફોન બોન કરતા નહીં, હવે એ તમારી સાથે ક્યારે વાત નહીં કરે, હવે તમારો ને એમનો કોઈ સંબંધ નથી, मतलब तुम अब फ़ोन बोन करना मत। अब मैं, मतलब वो आपसे बात करना नहीं चाहती है, अब शादी हो गई, मतलब आप अब उसको भूल जाओ, अब आपका कोई रिश्ता नहीं है, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। और बात हो रही थी, फिर मेरे हस्बैंड को दिया और मेरे हस्बैंड ने वापस मेरे फादर इन लॉ को दिया कुछ बात करके। फिर वो बोल रहा है वो दोनों तो गए, हमने उन दोनों को दुबई भेज दिया हनीमून के लिए। नई नवेली दुल्हन हूँ गाइस, मैं ठीक से नहाई भी नहीं हूँ और ठीक से खाना तक नहीं खाया है। मैं सिर्फ वो देख रही हूँ कि मेरा दूल्हा मेरी तरफ, अभी भी शादी हो गई पर मेरी तरफ अभी आँख लगा कि हमने एक आंख एक दूसरे को देखा तक नहीं है। आप सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। तो देखा तक नहीं है, मैं उसके सामने शर्मा के मुझे ऐसे ऐसे देखना आज भी नहीं आता। मैं ना सीधा ऐसे देख लेती हूँ, पर उस वक्त तो इतनी शर्म थी कि मैं देख नहीं पाती थी, सिर्फ ऐसे ऐसे बैठी रहती थी हर बार हर जगह सालों तक। इनफैक्ट यहाँ आने के बाद भी अभी मैं 2 साल से चीज़ों को, लोगों को फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी गंदी दुनिया में फंस चुकी हूँ इन लोगों की बनाई हुई दलदल में। तो मेरा ससुर उस वक्त ऐसा कहता है कि वो दोनों को हमने दुबई भेज दिया है। गाइस, मेरे पास पासपोर्ट चीज़ होती है वो भी मुझे नहीं पता था, ठीक है। दुबई मतलब सब्जी मंडी शायद उनके लिए, ऐसा वो इम्प्रेशन जमा रहा है। बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत रिच है। यहाँ का जो बिचौलिया है ना, उसने यहाँ पे जो भाड़े के टट्टू जो बाराती बन के आए थे कुछ लोग, उनके जो भी 100-200 लोग, वो सब यहाँ के लोग थे, भाड़े के टट्टू थे। और उन सबको भी ऐसे जैसे है ना
ऐसे एक एक साड़ी दे के मेरे ससुर ने मनाया था कि आप लोग सब साड़ी मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी है, आप लोग सब आओ। लेकिन जब मैं वहाँ पे थी 1-2 घंटे, तब बातें यही चल रही थी कि हम तो इसको जानते भी नहीं हैं, हम तो बस अब ये सब ख़त्म हो जाएगा, हम जाएंगे घर पे जाके सो जाएंगे। ये सब बातें वहाँ की लेडीज़ कर रही थी। जो छोटी मोटी मुझे मंदिर में बैठ के मैंने पूजा करी या पूजा करवाई उन लोगों ने, वही कोई नहीं दिखा है आज तक गाइस। 20 साल हो गया, कोई भी नहीं दिखा है। मेरा ससुर ने मेरी मम्मी को और सब लोगों को ऐसे दबा दिया, आप लोग तो कुछ भी नहीं हो, आप लोग तो कचरा हो। हमने तो उन दोनों को दुबई भेजा है हनीमून के लिए, और मैं 5 साल वहाँ पे रही हूँ गाइस। बेडरूम में भी हम दोनों नहीं बैठे हैं 10 मिनट। मैं मेरे वकीलों को आप चाहे तो शायद मैं अगले वीडियो आते आते बताऊंगी कि अहमदाबाद में भी 15-16 साल से केस चल रहे हैं ना, वहाँ पे भी 10 मिनट भी सामने मतलब आए हुए नहीं देखा है। सामने लाइए मेरे वकील को, मैंने 2010 से वही डिमांड कर रहे हैं और मेरे वकील वो भी नहीं कर रहे हैं। मुझ पे अटैक कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे सेक्सुअल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुझे हरास कर रहे हैं, मेरे पैसे भी ऐंठ रहे हैं, मेरी माँ को भी तड़पा तड़पा के मारने के वही रीज़न है, और मुझे भी मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करने के वही रीज़न है। कोई प्रोसीजर नहीं हो रही है। मेरी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि आप उसको बुलाइए। मैंने इतने साल हो गए, मैं रोती थी, मार खाती थी, एक ही चीज़ मांगती थी कि तुम मेरे साथ बैठो 5 मिनट 10 मिनट मुझसे बात करो। आप वो करवा दीजिए, वो जो बोलता है मैं उसके लिए रेडी हूँ। अगर डाइवोर्स है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं डाइवोर्स दे दूँगी। मेरे परिवार के बारे में मुझे पता है, वो लोग एक सवाल नहीं बोलेंगे ना पूछेंगे। आप बताइए, इतना सिंपल सी बात है गाइस। इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, गाइडेंस की, सजेशन की बहुत ज़रूरत है। हमारी सोफिस्टिकेशन का, हमारे डिसेंसी का, मेरे अकेले होने का, मेरे हेल्पलेस होने का, मेरा लाचार होने का, मेरे डिप्रेस होने का, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाने का फ़ायदा मेरे वकीलों ने बहुत उठाया है। उन लोगों ने मुझे क्या समझ के बर्बाद किया है वो मुझे नहीं पता गाइस। मेरे बहुत सवाल है, प्लीज़ मेरे लिए सवाल उठाइए। अगर आप में से कोई वकील को जानते हैं, कोई अच्छे शहर के अच्छे से वकील को जानते हैं, या फिर कोई वकील ये वीडियो देख रहे हैं जो किसी और शहर से है और अच्छे से केस लड़ना जानते हैं, तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि मैं क्या करूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।